नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अधिक पैदावार के लिए धान की रोपाई तकनीक। अरंडी की उन्नत तकनीक से खेती है लाभकारी। हमारे राज्य में जिन किसान भाइयों ने धान की खेती करने के लिए नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है और आगे चलकर धान की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए पौध की खेत में रोपाई करते समय वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। तो किसान भाइयों, धान की वैज्ञानिक विधि से रोपाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी धान की पौध तो तैयार है। अब हमारी बात आती है धान की रोपाई की। तो धान की रोपाई के लिए आप बहुत अच्छे से खेत में पडलिंग का काम कर लें। उसके बाद आप कुशल जो मजदूर हैं, जो अच्छे से धान लगा सकते हैं, जो कुशल जो पहले से लगाते आए हैं, उन मजदूरों का चयन करके आप धान की रोपाई करवा सकते हैं। इस फसल की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी के साथ साथ निचली भूमि उपयुक्त होती है, जहां 6 से 12 इंच पानी हमेशा जमा रहे तथा भूमिगत जलस्तर ऊपर हो। खेतों में पानी अधिक समय तक रुके रहने से पौधे का समुचित विकास होता रहे। धान की रोपाई से पहले खेतों की तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। इसके लिए खेती की तैयारी के लिए 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें और खेत के चारों ओर मेड़ बनाएं। बाद में 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों पर फैला दें। उसके बाद खेतों में फैलाव कर 2 से 3 जुताई देशी हल से करें और बाद में पड़लिंग कर दें। अब आती है हमारी एनपीके की बात। तो किसान भाइयों, ये क्या धान्य फसल है, इसमें नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो इसका नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में ज़्यादा देते हैं हम। इसमें हम 120, 60 का एनपीके के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 120 होगा और फास्फोरस हमारा 60 होगा और पोटास हमारा 60 होगा। इस प्रति हेक्टेयर हम इसे देते हैं। अब इसमें हम पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा दे देते हैं और इसमें आधी मात्रा जो हमारी होती है नाइट्रोजन की वो दे देते हैं, आधी मात्रा हम इसमें बचा लेते हैं, जो कि आगे चल के जब हमारी फसल 35 से 35 दिन की होती है, उस समय हम इसमें टॉप ड्रेसिंग करते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा आता है। इसके लिए आप जब धान की पौध लें तो नर्सरी में 2 दिन पहले पानी देना बंद कर दें, जिससे कि जब हम पौध लेकर आए तो उसमें मिट्टी ज्यादा ना चिपके, जिससे जड़ों को नुकसान ना हो। पौधों को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए पौधों को कार्बन डाइजीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक उपचारित करें और इसके बाद रोपाई करें। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आता है उसकी 0.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में लेकर आप इनकी जड़ों को 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। फिर आप इसको खेत में आप इसकी रोपाई करें। अब इसकी बात आती है कि आपको पौधे से पौधे की दूरी इसमें काफ़ी मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी धान्य फसलें होती हैं। धान्य फसलों का जो वानस्पतिक जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रिलरिंग ज़्यादा होती है। तो इसकी हमें कुशल मजदूरों द्वारा प्लांट टू प्लांट और रो टू रो दूरी सही रखनी चाहिए। इसके लिए हमें रो टू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए।
चाहिए। जहां तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो इसके लिए पहली निकाई गुड़ाई रोपाई के 1 माह के बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 2 माह के बाद करें। इसके अलावा खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कम खर्चीला होने के साथ साथ अधिक उपयोगी है। इसके लिए बहुत से खरपतवार नाशी दवाएं हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि धान में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो आपकी खरपतवारों की आती, क्योंकि हम इसमें पानी पूरी मात्रा में देते हैं और जब खरपतवारों को पानी खाद अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो फसल से आगे अपने जीवन चक्र को पूरा कर लेते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि यदि हम पलेवा करके धान बोते हैं तो हमें इसमें प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी की शाकनाशी की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय हमारी जो फसल है वो काफ़ी, हमारे पौधे प्लांट जो होते हैं वो जड़ पकड़ लेते हैं, थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए हम इसमें विस्पायरी बैक सोडियम उसकी 100 ml दवा मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे धान के खेत में जितने भी चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इनसे हमारी मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि हम दोनों चीज़ों का सही समय पर विशेष ध्यान दें तो इससे हमारे उत्पादन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। काटकर बनाया तालाब, ग्रामीणों में नाराजगी। हरियाणा के गुरुग्राम में G20 सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर दिया मंत्र, कहा बहुपक्षीय सहयोग राष्ट्रों को सुरक्षित रखने की कुंजी। आज से मिशन चंद्रयान की उल्टी गिनती, कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। मिशन ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अरंडी एक व्यावसायिक फसल है। इसकी खेती के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे किसी भी तरह की मिट्टी और कम पानी वाले क्षेत्रों में आसानी से लगाया जा सकता है और अरंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी लाभ को देखते हुए यदि आप भी अरंडी की खेती करने जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से करें अरंडी की उन्नत तकनीक से खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरंडी एक औषधीय वानस्पतिक तेल वाली खरीफ की फसल है। इसका तेल बहुत उपयोगी होता है, लेकिन ये खाने के काम नहीं आता। इसके तेल का इस्तेमाल डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, प्लास्टिक के सामान, सिहाई, पॉलिश, पेंट और लुब्रिकेंट बनाने में होता है, जिस कारण इसके तेल का अच्छा खासा मूल्य मिलता है। इसकी खेती अपने राज्य के शुष्क क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है और इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो जो किसान भाई खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं वे इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती बारनी कम उपजाऊ और शुष्क क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। वैसे तो अरंडी की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकासी वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। किसान भाइयों, अरंडी की जड़ जमीन में काफी गहराई तक जाती है, इसीलिए इसकी खेती के लिए खेत तैयार करते समय सबसे पहले एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 या 3 बार डिस्क हैरो या देसी हल चलाकर खेत तैयार कर लेनी चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, खाद और उर्वरक काफी महंगे आते हैं,
इसीलिए किसी भी तरह की खेती के लिए आप सबसे पहले अपनी भूमि का मृदा परीक्षण जरूर करवा लें और जरूरत के अनुसार खाद उर्वरक डालें। सामान्य रूप से जो किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए हैं तो वे गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के बाद खेत में मिला दें। इसके अलावा नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 35 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस सल्फर की पूरी मात्रा बुआई के समय भूमि में डालनी चाहिए। शेष नत्रजन को खरीफ फसल में डालनी चाहिए। इससे फसल की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने में उसकी किस्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अरंडी की सफल खेती के लिए आप इसकी उन्नत किस्में GCH4, GCH5, GCH7, अरुणा, वरुणा, RCH1, गोच 1, MRCA 409 का चयन करें, जिनकी उन्नत खेती करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, फसल को भूमिगत कीट रोगों से बचाने के लिए बीजों की बुआई से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। इसकी बुआई हल के पीछे हाथ से बीज गिराकर की जा सकती है। लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करें। किसान भाइयों, इस मौसम में बुआई के बाद कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पहली निराई बुआई के 3 सप्ताह बाद करनी चाहिए। इसके बाद 35 से 40 दिनों पर दूसरी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके बाद फसल की बढ़वार जोर पकड़ लेती है और खरपतवार दब जाते हैं। इस तरह आपकी फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी और ऐसे फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलेगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। के वैज्ञानिकों ने तिरुपति में की पूजा। बिहार के पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, विधानसभा घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। बैस्टिल दिवस परेड के लिए फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी ने किया अभ्यास सत्र का आयोजन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर किया मार्च। 14 जुलाई को परेड में शामिल होंगे भारतीय सेना के जवान। दिल्ली में मुसीबत बनकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। फूल गोभी एक काफी लोकप्रिय सब्जी है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इस मांग को देखते हुए प्रदेश के जो किसान अभी फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय है। तो किसान भाई फूल गोभी की उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी बीजों की बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.B. वर्मा से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग अगेती फूल गोभी की खेती की चर्चा करेंगे। अगेती के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। आप खेत की तैयारी बढ़िया से कर लीजिए।
और बढ़िया से तैयारी करके आप जो है नर्सरी की तैयारी करिए। अब जो है जून जुलाई में नर्सरी डालते हैं, जुलाई अगस्त में लगाते हैं। तो इसके अब अगेती आती है, अगेती और अगेती का समय आ गया है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप पौधशाला का चयन करेंगे। जहाँ पौधशाला बनाते हैं उसका खेत कैसा होना चाहिए, तो नर्सरी के लिए जो खेत होना चाहिए वह आपको जो है उसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो है भरपूर होनी चाहिए, इसलिए कि वो नर्सरी है। जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा तो फिर उसमें अच्छी नर्सरी नहीं निकल पाएगी। तो ऐसे ही भूमि का सिलेक्शन करना है जो थोड़ी सी बलुई दोमट टाइप की हो, भुरभुरी हो और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी हो। खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसके लिए अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें। बीज के बेहतर अंकुरण के लिए सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी के बीज ही खरीदें। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्मों का चुनाव करें। बीज साफ सुथरा और रोग मुक्त होना चाहिए। इसमें एक हमारे यहाँ से प्रजाति निकली है, बहुत अच्छी है, इसको किसान भाई आप ले जा सकते हैं, सबौर अग्रिम, जिसका नाम है सबौर अग्रिम। और ये बहुत ही तापमान के उतार और चढ़ाव को सहती है। ये हाई टेम्परेचर से लेकर के कुछ मीडियम टेम्परेचर तक भी ये चल जाती है। 27 डिग्री से लेकर के आप जो 20-16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी आप लगाएंगे तो ये प्रजाति जो बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको सबौर अग्रिम आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और भी प्रजाति है इसमें जो आपकी पूसा मेघना है, पूसा अर्ली सिंथेटिक है, ये सब अगेती प्रजातियाँ हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं। आप जब भी उसमें बुआई करेंगे तो बुआई से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप बीज यूज़ करते हैं, जो भी बीज आप जिस बीज की आप बिचड़ा डालना चाहते हैं या बिजाई करना चाहते हैं, तो उस बीज को आप ज़रूर कार्बेंडाजिम से आप जो है या थायरम से या कैप्टान से 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप उपचारित जरूर कर लें। उपचारित करने से ये होता है कि आपके बीज में किसी तरह का कवक जनित रोग उत्पन्न नहीं होता है, आपका पौधा स्वस्थ निकलता है, किसी तरह की उसमें कोई बीमारी नहीं रहती है। अगर बीज का भी शोधन कर लिया है तो आप अगर खेत का भी शोधन कर लेते हैं तो इसमें और भी अच्छा हो जाएगा कि किसी तरह का इसमें जो है कोई रोगाणु उत्पन्न नहीं होने पाएंगे। और इसी से आप जो कार्बेंडाजिम से चाहें तो उसको थोड़ा सा जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं या ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल सॉइल में भी कर सकते हैं। तो इससे आप उसको दोनों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नर्सरी के लिए ऐसी जमीन का चुनाव करें जहां सिंचाई और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। नर्सरी निर्माण से पहले खेत की 2-3 जुताई कर ले। जुताई के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी को बारीक कर ले। इसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची और 45 सेंटीमीटर लंबी क्यारियां बनाएं। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि आप कैसे इसकी बुआई करेंगे। तो देखिए, बुआई करने के लिए बहुत किसान भाई करते हैं, उसको छिटकवा डाल देते हैं, छिट्टा मार देते हैं उसी खेत में नर्सरी में जो है, और वो एक के ऊपर एक घना हो जाता है और निराई गुड़ाई करने में बहुत से पौधे कट के नष्ट हो जाते हैं। निराई गुड़ाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आपको बिचड़ा डालना है तो आप लाइन बना के डालिए, लाइन से बनाइए, लाइन बना लीजिए। इसको जो है बहुत 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख लीजिए लाइन, या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख लीजिए। तो आप जो है 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आप कतार बना लीजिए और उसमें उसकी बीज की बुआई कर दीजिए। और बीज की बुआई करने के बाद उसको थोड़ा सा जो है कवर कर दीजिए और ऊपर से उस पर जो है आप मल्च डाल दीजिए। मल्च पलवार जिसको बोलते हैं। और ये पलवार किस चीज़ का होगा, आपके पास जो भी पलवार उपलब्ध है, जो भी चीज़ उपलब्ध है, जैसे सरपत हो जाए या नहीं कुछ है तो पुआल हो जाए, और पुआल भी नहीं मिलता है तो आप पॉलीथीन भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपका जो है मल्चिंग मटेरियल है एक बार उस पर उससे ढक दीजिए। अगर आपका पुआल मिल जाता है तो इसे ढक दीजिए और भी अच्छा है। और ढकने के बाद जो है आप उस पर हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। हजारे सिंचाई करिएगा, बहुत उसकी गहरी सिंचाई नहीं करनी है, हल्की सी हजारे सिंचाई करनी है। हजारे से सिंचाई करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि धीरे धीरे
पुआल के ऊपर पानी पड़ जाता है और पानी धीरे धीरे रिस करके ज़मीन में पहुंचता है और ज़मीन में पहुंच जाने के बाद पानी को जल्दी उड़ने नहीं देता, वो नमी बना के रखता है। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से 6 से 7 सप्ताह बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। तो 25-30 दिन के बाद जो है आप इस बिचड़े को जो है अपरूट करके, उखाड़ करके जहाँ भी आपको जिस खेत में ले जाना है, जिस खेत में लगाना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर अच्छी पैदावार लेना है तो इस विधि को आपको अपनाना ही अपनाना है। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अटेर, जिला कटनी के कृषक महेंद्र सिंह ने। ये अजोला उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ अजोला। अजोला क्या है? किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारे पास हरा चारे की कमी हमेशा गर्मियों में रहती है। हमारे पास पानी पशुओं को पिलाने के लिए नहीं रहता है, तो बहुत बार किसानों की समस्या होती है कि हमारे पास पानी नहीं है तो हम कैसे पशुओं को हरा चारा दें। तो मैं किसान भाइयों में आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम पशुओं को हरा चारा गर्मियों में भी दे सकते हैं, वो है अजोला बनाकर। अजोला एक हरी वनस्पति है जो कि पानी पर तैरती, ये काई वर्गीय वनस्पति है जो कि हम पशु को खिलाते हैं। अब ये पशु को खिलाने के क्या फ़ायदे हैं? अजोला हम पशुओं को इसलिए खिलाते हैं कि उसमें जो प्रोटीन है 22 से 24% प्रोटीन रहता है, जो कि सस्ते में अच्छा प्रोटीन हम पशु को खिला सकते हैं। माना जाता है कि अजोला में न केवल पौष्टिक तत्व होते हैं बल्कि अन्य अवयव जैसे कि कैरोटीन, जैव पॉलीमरस एवं प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं, जो कि इस अप्रत्याशित वृद्धि दर को अंजाम देते हैं। अजोला को भेड़ों, बकरियों, सूकरों एवं खरगोश के आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में विकसित किया जा सकता है। पशुओं के साथ साथ मुर्गियों का भी उत्तम आहार है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पशु के शारीरिक विकास के लिए भी अजोला का उपयोग पशु आहार के रूप में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। अब हम अजोला बनाने की विधि कैसी है, ये मैं इसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शुरुआत में अगर अजोला बना रहे हो तो आप सस्ते में अच्छा कोई पन्नी पर भी बना सकते हो। इसके लिए हमको 10 बाई 4 का एक गड्ढा बनाना पड़ेगा और 1 फीट गहरा गड्ढा बनाना पड़ेगा और उसमें आप कोई भी पॉलिथीन बिछा सकते हैं। एक छायादार जगह में 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। सीमेंट की टंकी में भी इसे उगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्लास्टिक शीट बिछाना आवश्यक नहीं है। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरणों रोधी प्लास्टिक शीट का उपयोग करें। प्लास्टिक शीट सिलपोलिन एवं पॉलीथीन तारपोलिन है, जो कि एक प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। उसके बाद लगभग 10 से 12 किलोग्राम मिट्टी गड्ढे में फैलाना है। 2 किलोग्राम गोबर और 30 ग्राम सुपर फास्फेट 10 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डालना है। पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक एजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देना है। और ये जो अजोला है, ये आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में ये पूरा की पूरा जो 10 बाई 4 का टाका है, ये पूरी तरह से भर जाएगा और फिर इसको आप पशुओं को खिला सकते हैं। अब बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अजोला शुरुआत के समय में पशु कम खाते हैं। क्या रहता है, इसमें हम गोबर मिलाते हैं तो इसमें गोबर की बदबू रहती है। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए ताकि पूरा पानी झड़ जाए।
ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। या साथ ही साथ में आप इसको कुछ भूसे के साथ में या कुछ सानी के साथ में मिलाकर भी दे सकते हैं, जिसमें पशु एक बार खाना अगर चालू करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप पशु को कंटिन्यू रूप से खिला सकते हैं। अब ये जो अजोला है ये हम मुर्गियों को भी खिला सकते हैं, बकरियों को खिला सकते हैं और गाय भैंस को भी खिला सकते हैं। अब गाय भैंस को हम ये 1 से 1.5 किलो तक खिला सकते हैं। जो अपनी भेड़ बकरियां है इनको अपन 300 से 500 ग्राम तक खिला सकते हैं, और जो मुर्गियां हैं इसको हम 30 से 50 ग्राम तक या 50 से 60 ग्राम तक भी हम इसको अजोला इनको खिला सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।